नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति से संबंधित है और ये आपकी 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि चुनाव क्यों होने चाहिए, दूसरा हमने जाना था कि लोकतांत्रिक चुनाव के आधार क्या हैं, तीसरा हमने जाना था कि जो चुनावी प्रतिद्वंदिता है या चुनावी मुकाबले हैं उनके गुण और दोष क्या हैं। और आज की वर्कशीट में हम जानेंगे हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आम चुनाव किसे कहते हैं। तो देखो, हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं और 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं और इसे हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है। अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अंतर याद रखने के लिए ध्यान रखना कि लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव। ठीक है। लोकसभा के माध्यम से हम देश के लिए सरकार बनाते हैं और विधानसभा के चुनावों के माध्यम से हमारे राज्यों में सरकार बनती है। अब चलते हैं आगे। उपचुनाव। उपचुनाव किसे कहते हैं? देखो, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है, यानी कि आपने चुन लिया अपना प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से, अब वो अपनी सीट से इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो वो सीट खाली हो जाती है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। अब चलते हैं आगे। चुनावी क्षेत्र। इसमें सबसे पहले जानेंगे निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। जैसे लोकसभा के लिए हमारे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हमारे पूरे देश में? 543। और उन सीटों पे जब चुनाव होते हैं, जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है वो देश के लिए सरकार बनाता है। अब चलते हैं आगे। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी हमने निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि जो है वो जीतेगा। एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। अगर लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है उसमें जो प्रतिनिधि जीतेगा वो क्या कहलाएगा? सांसद। और राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायक। तो आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो। हमारी जो दिल्ली है उसको जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उनमें से जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं वो क्या कहलाते हैं? सांसद। तो बताओ हमारी दिल्ली में कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? वेरी गुड, 7, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं, यानी 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं तो 7 ही सीटें हुई तो 7 ही सांसद जो हैं वो चुने जाएंगे। इसी तरह तो दिल्ली की जो विधानसभाओं के चुनाव हैं उनमें दिल्ली को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इसका मतलब जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 70। ठीक है। यानी 70 जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे? विधायक। अब चलते हैं आगे। वार्ड। अब क्या होता है, आपको पता है ना, हमारे प्रशासन के 3 स्तर हैं। सबसे पहले केंद्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद आते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार हम किसके माध्यम से चुनते हैं? विधानसभा वाले चुनावों के माध्यम से। अब तीसरा वाला जो स्थानीय प्रशासन है, ठीक है, उसमें आते हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो इनके भी चुनाव होते हैं। तो इनके जो चुनाव होते हैं उनमें चुनाव क्षेत्रों को भी बहुत छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक जो क्षेत्र होता है वो वार्ड कहलाते हैं। ठीक है। यानी नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव क्षेत्रों को जिन भागों में बांटा जाता है उनको हम क्या कहते हैं? वार्ड। अब यह निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अब आरक्षित चुनाव क्षेत्र को समझने से पहले आप आरक्षित वर्ड का मतलब समझो। आरक्षित को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व। ठीक है। जब आप बस या मेट्रो में यात्रा करो तो आपको कुछ सीटों के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि ये सीट विकलांगों, वृद्धों और महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ऐसा क्यों होता होगा? इसका कारण ये है कि इन तीनों को पुरुषों की तुलना में जो है शारीरिक रूप से, मैं शारीरिक रूप से बात कर रही हूँ, ठीक है बेटा, कमज़ोर समझा जाता है। तो इसीलिए इनके लिए जो है बसों और ट्रेनों में सीटें जो है आरक्षित कर दी जाती हैं ताकि उनको सुविधा हो।
तो यही बात जो है हमारे समाज पर भी लागू होती है। हमारे समाज में भी कुछ वर्ग जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, वो अपने आप से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास ना तो संसाधन है, ना शिक्षा है और ना संपर्क है जो चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है। तो वो किस तरह से जो है चुनकर ऊपर आए, इसके लिए हमारा जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक व्यवस्था की है। उन्होंने क्या करा है, कुछ क्षेत्रों में उनके लिए सीट आरक्षित कर दी हैं, ठीक है। उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर दी, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर वर्ग थे, ये खुद से ऊपर नहीं आ सकते, तो उनको उठाने के लिए सहायता चाहिए थी, तो इसीलिए इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। तो ये जो रिजर्व सीटें होती हैं, आरक्षित सीटें होती हैं, इनमें सिर्फ इन्हीं के उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हो सकते हैं और वही उम्मीदवार जो हैं वो जीत के आ सकते हैं, मतलब इसी वर्ग का उम्मीदवार चुनकर संसद में पहुँचेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूहों के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची और इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं क्योंकि उनके लिए आरक्षित है। अब चलते हैं आगे, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। तो देखो, हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आईडी कार्ड प्राप्त होता है, और वोट डालने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र जो है साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरा ना डाल सके। तो समझ गए इसमें, इसका मतलब क्या है। वोटर लिस्ट क्या होती है, जिसमें उन सभी वोटर्स के नाम होते हैं जो उस इलाके में वोट कर सकते हैं, ठीक है। मतदाता सूची में उस क्षेत्र के सभी वोटर्स के नाम होते हैं जो वोट कर सकते हैं, और वोट डालने के लिए जब जाते हैं तो आपको क्या ले जाना होता है, पहचान पत्र। अगर अब आपसे वोटर आईडी नहीं है तो उसमें जो 12 डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, 12-13, उनमें से आप कोई भी ले जा सकते हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। अब चलते हैं आगे, अगला बिंदु है उम्मीदवारों का नामांकन। देखो, देश में जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, है ना, जो उनकी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें पार्टी जो है अपना चुनाव चिन्ह देती है और समर्थन भी देती है, ठीक है। और जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, टिकट, ठीक है। मान लो किसी को किसी पार्टी का टिकट मिल गया, इसका मतलब क्या है कि पार्टी उसको चुनाव में समर्थन देगी, उसके पक्ष में प्रचार करेगी और वो उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगा। अब चलते हैं आगे, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को जो है एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। पूरी डिटेल उसको देनी पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको भरनी होती हैं, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, ठीक है। अब आते हैं, नामांकन हो गया, मतदाता सूची हो गई, अब आते हैं मतदान पे और मतगणना पे, ठीक है। मतदान और मतगणना, तो जब मतदान वाला दिन आता है तो मतदान केंद्र पर जो मतदाता होता है वो अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है, जो भी उसको पसंद है वो उसको वोट दे देता है। फिर उसके बाद मतदान हो जाने के बाद जो वोटिंग मशीनें होती हैं उनको सील कर दिया जाता है, ठीक है, और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख को, एक फिक्स तारीख होती है, उस पर उन सभी मशीनों को खोलकर जो मतों की गिनती होती है वो शुरू हो जाती है। और जब गिनती शुरू होती है तो वहाँ सभी दलों के जो एजेंट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना जो है निष्पक्ष ढंग से हो सके, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो चेक करते हैं कि जो मशीन उन्होंने खोली है मतगणना के लिए वो वही है जिसमें उनके इलाके पर वोट पड़े थे, ठीक है। उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो चेक करते हैं उस नंबर को, सील को, कि ये सब ठीक है कि नहीं। इससे क्या होता है, निष्पक्ष ढंग से जो है मतगणना होती है। अब किसी भी चुनाव क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार होता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। सबसे पहला प्रश्न है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं,
कि आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर, हेडिंग डाल दी आम चुनाव। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कराए जाते हैं। 5 वर्ष के पश्चात सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। या तो एक ही दिन अथवा कुछ दिनों के अंदर सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव कराया जाता है, इसे आम चुनाव कहा जाता है। अब आते हैं अगले उस पर कि उपचुनाव किसे कहते हैं। जब किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुई सीट को भरने के लिए चुनाव कराया जाता है तो इसे उपचुनाव कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि सांसद और विधायक में क्या अंतर है। तो ये बहुत छोटा सा उत्तर है इसका। तो सांसद और विधायक में अंतर, ये हेडिंग हो गई। सांसद क्या होता है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें जो प्रश्न नंबर 4 है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बेटा ये चाहे आपके अनुसार कहें या कहें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये दोनों का उत्तर यही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेरे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं जो है होनी चाहिए। सबसे पहले वह देश का नागरिक हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, उस पर किसी तरह का अपराध करने का आरोप जो सिद्ध ना हुआ हो और उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, वह ईमानदार हो, वह देश सेवा के लिए समर्पित हो। तो ये आपके उत्तर हो गए। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो नहीं बना पाती। मैंने बताया था मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ जिसके चलते मुझे अधिक समय नहीं मिलता है। फिर भी आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।